हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग बनाई गई है कि भारत को 27% सस्ते मिलेंगे प्रीडेटर ड्रोन। कल भी हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि कांग्रेस इस आरोप लगा रही है कि पैसे को लेकर बात नहीं हो पा रही है और ये जितना ब्रिटेन और दूसरी कंट्री को किया गया है सौदा, उससे भी महंगे रेट पर इंडिया को बेचा जा रहा है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने, सूत्रों ने इस बात का खंडन किया है और ये बोला है कि हम बाकी देशों से 27% कम दाम पर प्रीडेटर ड्रोन को खरीद रहे हैं। आपको लगातार जब से ये डील हो रही है उसके प्रीडेटर ड्रोन के बारे में हम बता रहे हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन माना जाता है और ये ज़मीन और समंदर दोनों में मिलिट्री एक्शन को अंजाम दे सकता है। और इजराइल और अमेरिका के अलावा अभी किसी के पास ये ड्रोन उपलब्ध नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये मानव रहित है और 35 घंटे हवा में रह सकता है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। इसमें अब जो इसको पैसे को लेकर बात चल रही थी कि भारत सरकार इसकी डील नहीं कर पा रही है, इसे महंगा खरीद रही है, उसको विराम देते हुए 27% कम दाम पर इसे खरीदा जा रहा है। बाकी कंट्री ने इसे कितने पे खरीदा है ये देख लेते हैं। और हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि भारत इसके लिए वर्तमान में 10 करोड़ कीमत दे रहा है एक ड्रोन के लिए। 10 करोड़ कीमत दे रहा है एक ड्रोन के लिए। तो उसका भी खंडन किया गया है और आंकड़े दिए गए हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने एक ड्रोन के लिए 161 मिलियन यानी कि 16.1 करोड़ रुपए कीमत चुकाई है। भारत को 10 करोड़ में मिल रहा है। ब्रिटेन को 6.9 करोड़ डॉलर में ये दिया जा रहा है। भारत प्रति ड्रोन 9.9 डॉलर इसको चुकाएगा। उसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इनका कॉन्फ़िगरेशन यूएई को मिले ड्रोन से बेहतर होगा। खुद अमेरिका ये 5 ड्रोन 119 मिलियन यानी 11.9 करोड़ में हासिल किए थे। अमेरिका को ये 11.9 में मिले थे, जो वो भारत को 9.9 करोड़ में दे रहा है। तो यहाँ पर विराम लग गया है कि कितने दाम में इसे खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी फिलहाल टाल दी गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को अभी फिलहाल के लिए टाल दिया है। आपको पता होगा कि जो बालाजी हैं वो एक घोटाले में फंस गए थे। नौकरी के बहाने इन्होंने नकदी ली थी, कैश लिया था, उसमें ईडी ने कार्रवाई करी थी। उसके बाद इनको मंत्रिमंडल से निकाला तो नहीं गया था, लेकिन इनके पास कोई मंत्रालय भी नहीं था। और उस जांच के बाद से ये कि मंत्रिपरिषद में या किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे थे। उसके बाद बर्खास्तगी इनकी फ़िलहाल के लिए टाल दी गई है और राज्यपाल ने बोला है कि मैं इसमें कानूनी सलाह लूँगा सॉलिसिटर जनरल से। तो बुधवार को चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस अली ने मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दे दिया था। इससे पहले इन्हें 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मिशन 2024 सरकार से संगठन तक बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है भाजपा। और इसमें कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें बताया गया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। एक संगोष्ठी को आयोजित किया गया था जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब जब 2024 में कुछ ही महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, तो उसमें संगठन में भी बदलाव की तैयारी चल रही है। और इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। बहुत देर तक ये बैठक चली। कई मुद्दों पर इसमें बातचीत हुई। महज 9 से 10 महीने का वक्त ही शेष बचा हुआ है। और 3 जुलाई को प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मंत्रियों को चुनावी मंत्र दिए जाएंगे। 4 जुलाई को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा सांसदों की बैठक ले सकते हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि गुजरात एटीएस ने ISKP के देशव्यापी नेटवर्क का किया है पर्दाफाश। देखिए, गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते यानी कि ATS ने इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस यानी कि ISKP
के देशव्यापी नेटवर्क को उजागर किया है। अब ये उजागर कैसा हुआ कि नेटवर्क जो है वो गुजरात से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तक चल रहा था। सूरत से सबसे पहले एक महिला को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था सुमेरा बानो। उसकी निशानदेही पर दूसरी महिला को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था खदीजा, और उसके बाद हैदराबाद के 2 लोग को और पकड़ा गया। तब इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ, इस आतंकवादी गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। दोनों आतंकवादी सूरत की सुमेरा बानो मलिक से जुड़े हुए थे और उन सभी 5 लोगों के साथ जुड़े थे जिन्हें पहले ही ISKP मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किया गया था। विगत 9 जून को ATS ने कहा था कि उसने एक आतंकी मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मणिपुर में रोका गया राहुल का काफिला। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है और हो रही है अभी, उसको देखने के लिए वहाँ पर घायल लोगों से मिलने के लिए, प्रभावित लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे थे, जहाँ उन्हें चूड़चंदपुर में राहत शिविरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिलना था लोगों से। राहुल गांधी को इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर दूर विष्णुपुर में रोक लिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसमें बताया कि उनकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। हालांकि राहुल गांधी को रोके जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा में जबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि इसमें जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बोला है कि मणिपुर में जो भी लोग मारे गए हैं या फिर जो भी हताहत हुए हैं वो मेरे भाई बहन हैं और मैं उनके दुख को साझा करने आया था जिसमें मुझे रोका गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव से जुड़ी रिपोर्ट से हटा भारत का नाम। भारत को संयुक्त राष्ट्र से एक राहत की खबर मिली है। UN महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर 13 साल बाद 2023 की वार्षिक रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। अभी तक भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और इन सब देशों के साथ था, नाइजीरिया, कैमरून, फिलीपींस, बुर्किना फासो आदि के साथ इस ग्रुप में था। इस ग्रुप में क्यों था? क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए ट्रेंड किया जा रहा था, उन्हें हथियारों के बारे में जानकारी दी जा रही थी, इस वजह से ये इस ग्रुप में शामिल था। UN महासचिव ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के जरिए इस चिंता से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की थी। UN महासचिव ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के असर को लेकर 2023 की रिपोर्ट में कहा कि भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहतर उपाय किए गए हैं, इसलिए भारत का नाम इस रिपोर्ट से हटाया जाता है। कैंसर का कारण बन सकती है डाइट सोडा की मिठास। देखिए, मीठा है पर चीनी नहीं, कई तरीके के आपने विज्ञापन देखे होंगे। इस तरह के विज्ञापन के साथ मिलने वाले डाइट सोडा व अन्य नॉन शुगर मीठे उत्पादों को लेकर चिंताजनक बात सामने आई है। कैंसर पर शोध करने वाली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है IARC, उसका कहना है कि इन उत्पादों में प्रयोग होने वाली आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम कैंसर का कारण बन सकती है। जल्द ही इसे कैंसर कारक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। डायबिटीज के मरीजों और सेहत को लेकर सतर्क रहने वाले काफ़ी लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग करते हैं। ये कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनमें मिठास तो होती है लेकिन इनमें ग्लूकोज नहीं बनता है। इससे शुगर लेवल पर फर्क नहीं पड़ता है। इसी खूबी के कारण कई कंपनियां डाइट सोडा भी बेचती हैं जिनमें मिठास के लिए इसी तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। च्युइंगम से लेकर अन्य मीठे उत्पादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एस्पार्टेम सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर में एक है। खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जुलाई में एस्पार्टेम को कैंसर का कारण बनने वाले संभावित तत्वों की सूची में डाल सकता है। IARC का कहना है कि उसने 1300 अध्ययनों का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दिल्ली सरकार में आतिशी को अब वित्त, राजस्व और योजना विभाग भी दे दिए गए हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया को जेल गए हुए 70 दिन से भी ऊपर हो गए हैं और उसके बाद अभी तक ये शिक्षा मंत्रालय संभाल रही थी आतिशी, लेकिन अब इन्हें कैलाश गहलोत से लेकर आतिशी को, यानी कैलाश गहलोत के पास था अभी तक वित्त मंत्रालय, वो लेकर आतिशी को दे दिया गया है। अब आतिशी के बाद वित्त, राजस्व, योजना सरीखे 3 अतिरिक्त महत्वपूर्ण विभाग भी आ गए हैं। LG VK सक्सेना ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजनिवास ने इसकी पुष्टि की है।
आप सरकार का कहना है कि इस आशय के प्रस्ताव की फाइल 4 दिन पहले ही एलजी के पास भेज दी गई थी, जो अभी तक वापस नहीं मिली है। आतिशी के पास पर्यटन जैसे अहम विभाग भी हैं। इस तरह अब आतिशी 12 विभागों के साथ केजरीवाल सरकार के उन मंत्रियों में शामिल हो गई हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा विभाग हैं। अब इनमें कौन कौन से विभाग इनके पास होंगे वो देख लेते हैं। इनके पास होंगे महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, शिक्षा, कला संस्कृति एवं भाषा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीक शिक्षा एवं जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास होंगे। और लोगों के पास कितने हैं, देखिए जैसे अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद सौरभ भारद्वाज जो है उनके पास स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल, उद्योग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सतर्कता एवं सेवाएं। कैलाश गहलोत के पास परिवहन, कानून, न्याय, विधि मामले, सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार, भूमि और भवन, गृह एवं श्रम। गोपाल राय के पास वन एवं पर्यावरण, सामान्य प्रशासन विभाग व विकास विभाग। इमरान हुसैन के पास खाद्य एवं आपूर्ति और चुनाव। राजकुमार आनंद के पास SC/ST, गुरुद्वारा चुनाव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ समाज कल्याण जैसे विभाग थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन आज, प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह का समापन शुक्रवार को होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे से होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री DU की 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे और कॉफ़ी टेबल बुक्स का एक सेट जारी करेंगे। कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 नई इमारतों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 3 कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च करेंगे, जिसमें एक लोगो बुक भी शामिल होगी। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य, उप प्राचार्य, नवनियुक्त शिक्षक और चयनित छात्र व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, जबकि बाकी छात्रों और शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि LG ने तय किया दिल्ली और भारत की महिला थीम पर बनेगा गोल मार्केट। कल हमने गोल मार्केट की न्यूज़ को डिस्कस किया था कि थीम ना मिलने की वजह से ये लेट हो रहा है और इसे 1 साल में तैयार किया जाना है, लेकिन अब गोल मार्केट में संग्रहालय बनाने की को मंजूरी दे दी गई है। कल हमने बताया था आपको कि गोल मार्केट 1921 में बना था और ये नौकरशाहों और केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों के लिए बना था। इसमें 60 दुकानें हैं जिसमें वो वहाँ पर सामान खरीद सकते थे, सब्जियां खरीद सकते थे, यानी कि एक अच्छा खासा ये मार्केट था, जो अब एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। थीम होगी दिल्ली और भारत की महिलाएं। इस टेंडर को नई दिल्ली नगर महापालिका परिषद यानी कि NDMC ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इसके निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, मदर टेरेसा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी, दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, मुक्केबाज मैरी कॉम समेत अन्य महिलाओं को यह संग्रहालय समर्पित किया जाएगा। एम्स में उत्तर भारत का दूसरा त्वचा बैंक खुला है, बचेगी जिंदगी। दिल्ली में 10 दिनों के भीतर उत्तर भारत का दूसरा त्वचा बैंक खुल गया है। गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने बर्न व प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में इस नए त्वचा बैंक का औपचारिक शुभारंभ संस्था के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवासन ने किया है। हालांकि इस त्वचा बैंक को अभी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंग प्रत्यारोपण संगठन से लाइसेंस का इंतजार है। एम्स का कहना है कि 1 सप्ताह में लाइसेंस मिल जाएगा और 15 दिनों में यह त्वचा बैंक कार्यशील हो जाएगा। 18 से 80 वर्ष के लोगों तक के मृत व्यक्तियों की त्वचा का दान हो सकेगा और त्वचा दान से बर्न के 2 मरीजों को जिंदगी मिलेगी। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों की त्वचा नहीं ली जाएगी। 80 से अधिक उम्र के लोगों की त्वचा पतली हो जाती है। ऐसे में 80 वर्ष तक की उम्र के मृत व्यक्तियों का मौत के 6 घंटे के अंदर ही त्वचा दान हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। समान नागरिक संहिता पर सही जवाब के लिए 13 जुलाई तक करें इंतजार। देखिए UCC को लेकर आम लोगों से इसमें राय मांगी गई थी और उसकी अवधि थी 30 दिन। और UCC का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक देश एक कानून।
इसमें देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, सबके लिए एक कानून होगा। अगर ऐसा यूसीसी कानून लागू हो जाता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी के लिए एक ही कानून होगा। और इसको लेकर जवाब जो आम लोगों से मांगे गए थे, उसके बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आम जन से सुझाव मांगे गए थे और 1 महीने का समय दिया गया है। इसके लिए निष्कर्ष निकालने से पहले सभी को 13 जुलाई का इंतजार करना चाहिए, तभी सही जवाब मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मेघवाल गुरुवार को भाजपा सांसद हंसराज हंस के आवास पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखा था और इसमें लोगों से इस पर राय मांगी थी, तो अभी इस पे फैसला आने दीजिए। तो अधिकारों में बराबरी लाने के लिए आधा दर्जन कानूनों में करना पड़ेगा बदलाव। देखिए, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर आजकल राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस समेत पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र को आधार मानकर तर्क रख रही हैं। उसमें इसे गैर जरूरी बताया गया था, लेकिन ये नहीं बताया जा सका कि पिछले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को गैर जरूरी बताते हुए किन किन कानूनों में संशोधन की बात कही थी। यदि पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र को ध्यान से देखा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के कई खंडों को संहिताबद्ध करने के साथ ही शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि से संबंधित आधा दर्जन कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया गया था ताकि अधिकारों में बराबरी लाई जा सके। क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगा नेशनल क्रूज टूरिज्म बोर्ड। देखिए, पर्यटन को लुभाने की कोशिश के बीच केंद्र सरकार ने देश में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। पर्यटन मंत्रालय इसे लेकर नीति बनाने में भी जुटा हुआ है। फिलहाल इसका मसौदा जारी किया गया है। इसमें जल्द ही देश में नेशनल क्रूज टूरिज्म बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है, जो न सिर्फ क्रूज टूरिज्म पर फोकस होकर काम करेगा बल्कि देश में इसके लिए माहौल भी तैयार करेगा। मसौदे पर सुझावों का अध्ययन करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि देश में जितना व्यापक जल क्षेत्र है उनमें क्रूज टूरिज्म की बड़ी संभावनाएं हैं। मंत्रालय ने देश के 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाहों सहित करीब 20,000 किलोमीटर जल मार्ग को इसके लिए चिन्हित किया है। इनमें करीब 10,000 किलोमीटर नदियों से गुजरने वाले जल मार्ग हैं। योजना में सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 भी शामिल है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक करीब 1600 किलोमीटर का है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से होकर गुजरात तक जाता है। इसके साथ ही योजना में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कृष्णा और गोदावरी नदियों से होकर गुजरात है। यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों से होकर जाता है। योजना में लद्दाख के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 46 को भी शामिल किया गया है, जो सिंधु नदी पर 30 किलोमीटर का है। वहीं 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाहों को जोड़ने का भी काम होगा। इसका लाभ 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और फिलीपींस। भारत और फिलीपींस अपने रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। इसके लिए दोनों देशों के बीच जल्द कई कदम उठाए जाएंगे। दोनों देशों के रक्षा विशेषज्ञ अब पहले के मुकाबले एक दूसरे देश की यात्रा अधिक करेंगे। मनीला, फिलीपींस की राजधानी है, मनीला में अपने दूतावास में भारत सैन्य अधिकारी की नियुक्ति करेगा। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए फिलीपींस को भारत सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराएगा और फिलीपींस की नौसैनिक रक्षा सामग्री की आपूर्ति करेगा। दोनों देशों के नौसैनिकों के बीच प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। दोनों देशों में द्विपक्षीय कारोबार समझौता करने की संभावना पर बात शुरू करने की सहमति बनी है। भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की बैठक में उक्त फैसले किए गए हैं। यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिलीपींस के उनके समकक्ष एनरिक ए मनालो की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई से केस मेंशनिंग की नई व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई मामले की मेंशनिंग की नई प्रणाली व्यवस्था की गई है। इसमें रजिस्ट्री से प्रमाणित अब नए मामलों की मेंशनिंग के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष वकीलों को खुद आने की जरूरत नहीं होगी। अब ये मामले शनिवार, सोमवार और मंगलवार को स्वतः ही सूचीबद्ध होकर सर्वोच्च अदालत की विभिन्न खंडपीठ के समक्ष मेंशन होंगे। सर्वोच्च अदालत के एक सर्कुलर के अनुसार आगामी 3 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा अपनाई गई मेंशनिंग की नई प्रक्रिया का ब्यौरा अर्जेंट लिस्टिंग के बाद
और अन्य संबंधित संकायों से साझा किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कोर्ट 3 जुलाई से खुल रहा है। सर्कुलर में कहा गया है कि विविध नए मामले जो शनिवार, सोमवार और मंगलवार को प्रमाणित होंगे वे स्वतः ही अगले सोमवार को सूचीबद्ध हो जाएंगे। वहीं जो विविध मामले बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को प्रमाणित होंगे वे स्वतः ही अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध हो जाएंगे। राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। सुप्रीम कोर्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले से निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने को तैयार है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका को 3 जुलाई यानी आगामी सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में देश में 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उस वर्ष देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में विवाहित पुरुषों की संख्या 81,000 है और विवाहित महिलाओं की संख्या 28,680 थी। लगभग 33% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8% ने विवाह संबंधी कारणों से आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने वालों में कुल 72% पुरुष थे, जिसमें विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या करने के मुद्दे से निपटने और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम मोदी करेंगे सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का 17वां महासम्मेलन दिल्ली में शनिवार से होने जा रहा है। प्रगति मैदान में 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। संघ के अध्यक्ष दिलीप भाई सांघवी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट न्यूज है कि सेवा भावी शिक्षकों को वैधानिक दर्जा देगी सरकार। शिक्षा को व्यापार और माफिया के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार नवाचार करने जा रही है। कोशिश है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे विद्यार्थी नैतिक रूप से समृद्ध और मूल्यों को समझने वाले बने। इसके लिए बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को देने पर विचार हो रहा है जो शिक्षा दान को सेवा भाव और धर्म मानते हों, कोई शुल्क ना लें और आवश्यक सामग्री और व्यवस्था स्वयं करें। सरकार ऐसे स्वयंसेवी शिक्षकों को वैधानिक मान्यता देगी, यानी उनसे पढ़ने वाले बच्चे बगैर स्कूल गए बोर्ड परीक्षा में बैठ सकेंगे। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये तो। राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के स्कूल शिक्षा मंत्रियों की पिछले 8 महीने में 3 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है और कई राज्यों के मंत्री इससे सहमत भी हैं। माना जा रहा है कि हर बच्चे को पढ़ाने का संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है, खासकर घुमंतु समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इन्हीं कारणों से इच्छुक व्यक्ति को संस्था जैसा ही पढ़ाने का अधिकार दिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस प्रस्ताव से केंद्र सरकार भी सहमत है। अगले 3 से 6 महीने में इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अब व्यवस्था कैसी होगी ये जान लीजिए। पढ़ने के जो इच्छुक व्यक्ति को पढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति को पंजीयन कराना होगा। उसे अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ बताना होगा कि वह पढ़ाने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगा। इसके अलावा वह विद्यार्थियों के लिए पुस्तक, कॉपी व अन्य सामग्री का इंतजाम भी करेगा। उसे विद्यार्थियों की सूची प्रशासन को देनी होगी। पंजीयन के बाद वह अपनी सुविधानुसार स्थान और समय पर कक्षाएं लगा सकेगा। उसके पास पढ़ने वाले बच्चों को नियमित विद्यार्थी मानकर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी कक्षाओं की जांच का भी प्रावधान किया जाएगा और कोई गड़बड़ी सामने आने पर पंजीयन निरस्त करने की व्यवस्था भी होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि जरूरी खनिजों के उत्पादन में बनेंगे आत्मनिर्भर। देखिए, आने वाले दिनों की आर्थिक प्रगति अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तय करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार संचार, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इस क्षेत्र के लिए जरूरी खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। पहली बार सरकार ने 30 ऐसे बेहतर जरूरी खनिजों की सूची जारी की है जिनमें आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश होगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश 2 महीने में। बाजार नियामक सेबी इंटरनेट मीडिया पर निवेश से जुड़ी सलाह देने वाले गैर पंजीकृत इन्फ्लुएंसर के बारे में नियमों एवं दिशा निर्देशों को 1-2 महीने में अंतिम रूप देगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद कहा कि वित्तीय इन्फ्लुएंसर के नियम के लिए एक परिचर्चा पत्र तैयार किया जा रहा है और अगले 2 महीनों में इसे सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्तीय मामलों में सलाह देने वाले जानकारों की भरमार हो गई है। इनमें से अधिकतर सेबी के पास वित्तीय सलाहकार के रूप में पंजीकृत भी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। फिर से रूस यूक्रेन युद्ध की न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं कि भारत के साथ महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैं सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि वह भारत के साथ वास्तव में महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैं जिससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में भारत दौरे का संकेत भी दिया है। 43 वर्षीय सुनक ने लंदन में बुधवार शाम को डाउनिंग स्ट्रीट में भारत ब्रिटेन सप्ताह 2023 के विशेष स्वागत समारोह में मेजबानी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि के लिए अपार संभावनाएं हैं और इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश भारतीय नेताओं, व्यापारियों व मशहूर हस्तियों से मुलाकात की है। अमेरिका ने गतिरोध के बीच चीन में पहली बार बनाया विदेशी संबंधों पर कानून। अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन ने पहली बार विदेशी संबंधों पर कानून बनाया है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता व सुरक्षा की रक्षा करेगा। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को यह कानून पारित किया है जो 1 जुलाई से लागू होगा। इस कानून में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति को शामिल किया गया है। कानून में कहा गया है कि चीन विदेश में चीनी नागरिकों व संगठनों की सुरक्षा, वैध अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगा और किसी भी खतरे के खिलाफ चीन के हितों की रक्षा करेगा। इसमें प्रावधान है कि चीन को किसी विदेशी को अपने क्षेत्र में प्रवेश देने, रहने या निवास करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने की शक्ति होगी। तो ये आज का यानी 30 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।